बंद कर दे। अल्लाह अकबर। चलो स्टार्ट कर दे। सैटरडे को क्या करे थे अपन? वो प्रोग्राम करे सबने फिर। तो एक कंपोनेंट की लाइफ साइकिल सबको पता हो गई क्या? किसी को कोई क्वेश्चन? सबने ये प्रैक्टिस किया क्या? लिखे क्या थे? लिख के देखे थे क्या? जुनेद नहीं आ रहा। जुनेद कहाँ गया?
आज क्या सब छुट्टी लिए क्या? संडे था, घूम फिर के आए। हाँ, तो हमने कल कैसे क्या देखा कि एक क्लास कंपोनेंट में दिस डॉट स्टेट लिए तो एक स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर होता। स्टेट वेरिएबल्स बोले तो वो कंपोनेंट के या वो क्लास के खुद के वेरिएबल रिएक्ट को बताने वाले कि कब डॉम को अपडेट करना कब नहीं करना। जब भी स्टेट चेंज हुआ तभी क्या होता है रिएक्ट के अंदर डॉम अपडेट होता है। स्टेट चेंज होना बोले तो जो भी दिस डॉट स्टेट के अंदर लिखा हुआ रहेगा, या फिर अगर ये सेम चीज फंक्शन कंपोनेंट में अगर लिखना है। अब इंटरव्यूअर बोलता है तुम लोगों को, वैसे तो मेन जो चीज यहाँ पर काम में आती है रिएक्ट के लाइफ साइकिल मेथड्स में। सबको रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड पता होगी ना? माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग। तो 80% ऑफ द टाइम में ये सब मेथड्स यूज बहुत रेयरली होते हैं, ये तीनों नहीं यूज होते हैं। तो मेजरली कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेथड है? ये चार है। एक तो रेंडर मेथड तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, रेंडर मेथड चाहिए। बिना रेंडर मेथड के एक रिएक्ट का कंपोनेंट बन ही नहीं सकता है, ठीक है। क्लास कंपोनेंट बिना रेंडर मेथड के नहीं हो सकता है। दूसरा है कि कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट विल अनमाउंट, और ये कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट डिड माउंट और कंपोनेंट विल अनमाउंट। ये तीन मेथड्स जो थे बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्ट के अंदर। ये तीन मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्ट के अंदर। ये तीन मेथड्स के अंदर अपन बहुत कुछ लॉजिक्स वगैरह लिखते हैं, और जब एक्चुअल काम भी रहता है तो ये तीन मेथड्स में रहता है। बट अगेन आजकल हम लोग क्लास कंपोनेंट यूज ही नहीं कर रहे हैं, बराबर। आजकल हम लोग क्लास कंपोनेंट यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो ये सेम चीज को हम लोग फंक्शन कंपोनेंट में कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है तो वो भी देखेंगे अपन इंशाल्लाह। तो अभी तो हम्म, वो एक क्वेश्चन है जो कि कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है कि कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट विल अनमाउंट है तुम्हारे पास, मानते हैं। अब ये सेम चीज तुम लोग फंक्शन कंपोनेंट में कैसे लिखोगे या कैसे लाओगे ये सेम चीज को फंक्शन कंपोनेंट में? तो वो होता है, उसके लिए मैं थोड़ा सा आंसर अभी दे देता हूँ। ये सेम चीज, ये तीनों भी चीजें फंक्शन कंपोनेंट के अंदर ये सेम चीज ये अपना फंक्शन कंपोनेंट है, राइट। ये सेम चीज तुम लोग अभी, जैसे कि मैं एक वेरिएबल लेता हूँ कांस्टेंट, स्टेट वेरिएबल कैसे लेते हैं यहाँ पे?
set counter equal to use state, इसकी इनिशियल वैल्यू। अपन ये जो इनिशियल वैल्यू क्लास कंपोनेंट में देखा जाए तो कहां पे करते? हाँ, इनिशियल वैल्यू का क्लास कंपोनेंट में कहां पे करते? हाँ, इनिशियलाइजेशन अगर करना है तो कहां पे करते क्लास कंपोनेंट में? कंस्ट्रक्टर के अंदर करते, राइट। यहाँ पे अपन यूज स्टेट के अंदर लिख देते। और इसमें एक और हुक है जिसका नाम है यूज इफेक्ट। ये जो यूज इफेक्ट है लो, ये जो यूज इफेक्ट है ये एक एरो फंक्शन लेता है अपने साथ। और ये जो यूज इफेक्ट है ये, इसके अंदर लॉग लिखते हैं अपन अभी के लिए। ये एक ही फंक्शन क्या करता है, तीनों काम कर देता है। तीनों काम कर देता है मतलब कंपोनेंट डिड माउंट का भी काम कर लेता है ये एक ही फंक्शन, कंपोनेंट डिड अपडेट का भी काम कर लेता है ये एक ही फंक्शन, और ये एक ही फंक्शन के अंदर हम लोग कंपोनेंट विल अनमाउंट भी कर सकते हैं। मतलब जो फंक्शनैलिटी हम लोग कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर लिखते हैं वो हम लोग किस में लिखेंगे? यूज इफेक्ट में लिखेंगे, फंक्शन कंपोनेंट में। जो अभी हमको कंपोनेंट डिड अपडेट में लिखना है वो भी हम लोग कहाँ लिखेंगे? यूज इफेक्ट में ही लिखेंगे। और जो भी हम लोगों को कंपोनेंट विल अनमाउंट में लिखना है वो भी हम लोग किस में लिखेंगे? यूज इफेक्ट में ही लिखेंगे। अभी अपना एप्लीकेशन चालू करते हैं अपन। ये ऐप फंक्शन डॉट जेएस नाम दे दिया मैंने, तो अभी ऐप एरर देगा ना वो, उसको इंडेक्स में मिलेंगी नहीं। मैं ये जो फंक्शन वाले के फाइल का नाम ना नॉर्मल दे देता हूँ, ऐप डॉट जेएस। तो समझ में आ रहा है? तो कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट और कंपोनेंट विल माउंट, ये तीनों चीजें हम लोग फंक्शन कंपोनेंट में कैसे लिख सकते हैं? यूज इफेक्ट के थ्रू लिख सकते हैं। मैं काउंटर की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, काउंटर। कैसे लिख सकते हैं कैसे? तो अभी अपना पेज, ठीक है, काउंटर वैल्यू इज अभी 0 है, ठीक है। तो अभी तुम F12 करोगे और इंस्पेक्ट करेंगे और कंसोल में जाके देखेंगे तो ये देखो, इसको वापस रिफ्रेश करता हूँ, देखो यूज इफेक्ट कॉल्ड हुआ। यूज इफेक्ट तो जितनी बार री रेंडर होगा, अभी जो जो रेंडर फंक्शन करता है वो यहाँ पे कौन करता है? रिटर्न में जो लिखते हैं अपन फंक्शन कंपोनेंट में, रेंडर फंक्शन में जो लिखा जाता है यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न में लिखा जाता है। क्योंकि फंक्शन कंपोनेंट क्या है कि ऐसे कंपोनेंट एक ऐसे फंक्शन से जो क्या करते हैं, रिटर्न एचटीएमएल करते हैं। तो ये जो रिटर्न जो अपन रेंडर फंक्शन में यहाँ पे रिटर्न लिखते थे वही हम लोग यहाँ पे रिटर्न लिख रहे हैं। यहाँ पे खाली रेंडर फंक्शन नहीं लिख रहे अपन, बाकी पूरा रिटर्न यहाँ पर भी है। अभी यहाँ पर भी कंपोनेंट डिड अपडेट था, कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होता था, तो अपने पास भी यहाँ पे यूज इफेक्ट कॉल हुआ, यहाँ पर भी यूज इफेक्ट कॉल हुआ, बराबर। तो अगर अपन अपने को सिर्फ एक ही बार यूज इफेक्ट कॉल करवाना है तो यहाँ पे कॉमा करके, अगर तुमने एक डिपेंडेंसी एरे बोलते हैं इसको, कॉमा करके डिपेंडेंसी एरे डाले
और मतलब ये फंक्शन के बाद, मतलब ये जहाँ पे अपना फंक्शन एंड हो रहा है, यूज इफेक्ट का जो कॉल बैक फंक्शन एंड हो रहा है, उसके बाद कॉमा करके डिपेंडेंसी एरे डाले, तो दिस विल एक्ट एज अ कंपोनेंट डिड माउंट। क्या एक्ट करता है? कंपोनेंट डिड माउंट। मतलब अभी ये जो यूज इफेक्ट है वो कितने बार एग्जीक्यूट होगा? एक ही बार एग्जीक्यूट होगा माउंटिंग के टाइम पे। ठीक है, वो दो बार इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो कभी कभी वो दो बार कॉल हो जाता है, इसीलिए वो यूज इफेक्ट दो बार आता है। और अगर मैंने यहाँ पे सेट टाइम आउट लगाया, जैसा कि अपने पास यहाँ पे टाइम आउट है, ठीक है, और ये देखो ये जो सेट टाइम आउट लगाया हुआ है यहाँ पे कंपोनेंट डिड माउंट, तो कंपोनेंट डिड माउंट और यूज इफेक्ट विथ एन एम्प्टी ब्रैकेट इज वन एंड द सेम, बराबर। क्या करता हूँ, सेट काउंटर काउंटर प्लस वन, तो हर 15 सेकेंड बाद इसका काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। तो देखेंगे अपन यहाँ पे, रिफ्रेश करेंगे, द काउंटर वैल्यू इज 0, 15 सेकेंड, होता है क्या? द कंपोनेंट वैल्यू इज 1, लेकिन यूज इफेक्ट कॉल हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? हाँ हाँ, कंपोनेंट डिड अपडेट। तो अब अगर मेरे को इसको डिड माउंट भी बिहेव करवाना है और डिड अपडेट भी बिहेव करवाना है, तो या तो मैं क्या कर सकता हूँ, यूज इफेक्ट और एक बार लिख सकता हूँ, मतलब एक से दो यूज इफेक्ट रह सकते हैं तुम्हारे पास। और अगर ये यूज इफेक्ट में मैंने कॉमा करके जो डिपेंडेंसी एरे के अंदर काउंटर लिखा, मतलब काउंटर बोले तो कौन है? मेरा स्टेट वेरिएबल है, ये रिएक्ट का स्टेट वेरिएबल। तो जब भी ये काउंटर चेंज होगा तब तब क्या होगा? तब तब क्या होगा? ये यूज इफेक्ट का जो फंक्शन है तब तक वो एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऐसा करने से मतलब कंपोनेंट डिड माउंट का अपन ने क्या करे, सिनेरियो क्या करे, रिक्रिएट करे, बराबर। जब भी स्टेट वेरिएबल चेंज होता तो कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल होता, बराबर। वैसे यहाँ पर अपने पास स्टेट वेरिएबल कौन सा है? काउंटर। तो अब ये वाला जो यूज इफेक्ट लिखा मैंने, ये कब एग्जीक्यूट होगा? 15 सेकेंड के बाद, जब जैसी जो अपडेट होगा वैसी अपडेट वैसी छूंगा। स्टार्टिंग में वो दो बार कॉल हो रहा है, तो दो बार उन्होंने क्या करा, अब कंपोनेंट ये जो है, इसको, ये जो है, तो यूज इफेक्ट जो है दोनों का काम करता है। पहले तो फर्स्ट टाइम जब कंपोनेंट माउंट होता तो ये भी एग्जीक्यूट हुआ, ये भी एग्जीक्यूट हुआ, बराबर। अब जब कंपोनेंट मेरा अपडेट हो जाएगा तो कौन सा चेंज होगा? ये देखो, एक हो गया तो क्या चेंज हुआ? काउंटर ही अपडेट हुआ, बराबर। काउंटर का यूज इफेक्ट वापस प्रिंट हुआ, दिख रहा है यहाँ पे। सबसे पहले सबसे पहले दोनों इनिशियलाइज हुए। मतलब यूज इफेक्ट क्या है, ये दोनों का काम करता है। एक तो नॉर्मल माउंटिंग पे भी कॉल होता है और दूसरा अपडेट पे भी कॉल होता है। कब अपडेट पे कैसे कॉल होगा? मतलब जो भी स्टेट वेरिएबल तुमने उसके डिपेंडेंसी एरे के अंदर डालेंगे, जब भी वो चेंज होगा तब तक वो कॉल होगा, बराबर। ये देखो वैल्यू चेंज हो। अब अगर ठीक है ना, मैं एक ही यूज इफेक्ट लिखता हूँ वो भी चलेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, काउंटर वेरिएबल डालता हूँ। अब क्या होगा? अभी देखो ये क्या होगा, स्टार्टिंग में एक बार कॉल हुआ, अब कब कॉल होगा वो? स्टेट कब चेंज होंगी? 15 सेकेंड के बाद, तो वन हो जाएगा। वन होने के बाद वापस कॉल होगा वो, बराबर। तो वह वापस सेट टाइम आउट चालू हो जाएगा क्योंकि वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा वापस सेट। तो इससे क्या हो जाएगा? वन, फिर 15 सेकेंड के बाद टू, फिर 15 सेकेंड के बाद थ्री। क्यों? क्योंकि वो
अपडेट के ऊपर देखो कॉल हुआ, वो देखो 15, ये देखो वापस एक बार कॉल हुआ, तो वैल्यू क्या हो गई 2, वापस ऐसा कॉल हो, तो इस तरीके से क्या हो जा रहा है, वो ऑटोमेटिकली एक काइंड ऑफ लूप बन जा रहा है। बराबर। क्यों क्यों लूप बन है? क्योंकि तुम यूज इफेक्ट के अंदर जो अपडेट करना है उसी का काउंटर रखेंगे तो क्या होगा, जाएगा ना। अगर मैं सेट टाइम आउट नहीं रखता है वो तो कैसा, ये तो इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा। अगर मैं सेट काउंटर, तो हमेशा जो सेट काउंटर वगैरह करना है तुमको, ये वापस अपन इसको पढ़ेंगे। ये सेट टाइम आउट नहीं रखता हूं मैं, तो देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो कंटिन्यूअसली ये कैसा कॉल हो रहा है। Maximum update depth execution. This happens when the component calls set state inside use effect. But use effect either does not have the dependency array or one of the dependencies changes on every render. तुम हर रेंडर पे उसको चेंज कर दे रहे हो। समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है? तुम्हारा स्टेट अपडेट हो रहा, वापस कॉल हो रहा, स्टेट अपडेट हो रहा, वापस कॉल हो रहा। तो ऐसा कभी नहीं करना कि तुमने काउंटर भी यहाँ पे लिए और काउंटर भी यहाँ। हाँ, तुम कंडीशन डाल के लिख सकते हो, जैसे कि if counter is greater than or if counter is less than 10, तो क्या करो, सेट काउंटर को ऐसा कुछ तो भी कंडीशन डाल के रखना तुमने। या फिर ये जो सेट टाइम आउट है ये भी डालेंगे तो भी चलेगा, ये सेट टाइम, लेकिन ऐसा कुछ यूज केस आता नहीं सेट टाइमर का। तो इस तरीके से तुमको अपने लॉजिक्स को चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंगली। देखो इन्हें 10 तक आया, रुक गया। तुम अनलिमिटेड टाइम री रेंडरिंग नहीं कर सकते हो, तुम्हारा पेज क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है, क्योंकि वो इन्फिनाइट चला गया था। अभी जो अपन ने करे थे वो इन्फिनाइट चला गया था। क्यों? क्योंकि तुम क्या बोल रहे हो, इसको अपडेट करो, इसको अपडेट करो तो वापस कंपोनेंट अपडेट होगा तो वापस उन्हें यूज इफेक्ट कॉल करेगा, कॉल करते 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 चलेगा उन्हें लाइफ टाइम तक। इन्फिनाइट लूप में चले जा रहे थे अपन। खैर, ये तो एक मतलब यूज इफेक्ट अपन और डिटेल में पढ़ेंगे। मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि ये एक इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, अगर इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा कि ठीक है कंपोनेंट डिड माउंट, डिड अपडेट और विल माउंट है तुम्हारे पास क्लास कंपोनेंट में, ये सेम चीज फंक्शन कंपोनेंट में कहाँ है, तो क्या बोलेंगे तुम, दिस थ्री थिंग्स आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ यूज इफेक्ट ओनली। ओके, इफ वी स्पेसिफाई द डिपेंडेंसी एरे एज ब्लैंक एरे देते हो, कॉमा करके जो डिपेंडेंसी एरे रहता है यूज इफेक्ट के अंदर, ये जो एरे अपन डाल रहे हो, अगर ये ब्लैंक रहता है मतलब इट विल कॉल एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार कॉल होगा। और अगर इसके अंदर हम लोगों ने कोई स्टेट वेरिएबल दे दिया तो इट विल एक्ट एज अ कंपोनेंट डिड अपडेट के जैसा भी काम करेगा ये। बराबर। और अगर तुमको, अगर तुमने यहाँ पे कोई टाइमर चालू करे समझ लो, और तुमको कंपोनेंट विल अनमाउंट के अंदर तुमको क्या करना है, ये टाइमर को क्लियर करना है, तो विल अनमाउंट का जो सिनेरियो है वो कैसे कवर होगा, अगर तुम रिएक्ट यूज इफेक्ट के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट डालते हो, और ये रिटर्न स्टेटमेंट एक एरो फंक्शन लेता है, ये रिटर्न स्टेटमेंट एक एरो फंक्शन लेता है, और तुम क्या कर सकते हो यहाँ पे, तुम्हारा तुम यहाँ पर अपना टाइमर क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, क्लियर टाइम आउट, और यहाँ पे तुम टाइमर वेरिएबल डाल सकते हो। अपन क्या कर रहे हैं, जैसे ये कंपोनेंट अनमाउंट हो जा रहा है, मतलब जैसे ये कंपोनेंट बंद हो जा रहा है, वैसे अपन क्या कर रहे हैं, क्लियर टाइम आउट कर रहे। तो अपन क्या कर रहे हैं, क्लीन अप एक्टिविटी कर रहे हैं। मतलब ये कंसोल डॉट लॉग कब कॉल होगा, अनमाउंटिंग के टाइम पे कॉल होगा। क्या होगा, अनमाउंटिंग के टाइम पर कॉल होगा ये। बराबर। जैसा अपन ने यहाँ पे कंसोल डॉट, तो ये कब होगा, रिटर्न स्टेटमेंट यूज इफेक्ट के अंदर लिखेंगे तो वो कैसे एक्ट करेगा, कंपोनेंट विल अनमाउंट का सिनेरियो तुमको तुम्हारे कंपोनेंट में मिलेगा। समझ में आया? ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसीलिए पढ़ा रहा हूं मैं तुम लोगों को।
तो जो भी कंपोनेंट के लाइफ साइकिल के मेथड है, जैसे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट और कंपोनेंट विल अनमाउंट, ये तीनों चीजें एक ही हुक से हो जाते हैं, जिसका नाम है यूज इफेक्ट. यूज इफेक्ट इज अ रिएक्ट हुक दैट विल जनरली एग्जीक्यूट टू, मतलब इफेक्ट देता है, मतलब इफेक्ट होता है जब भी तुम्हारे स्टेट में इफेक्ट होता है, जब भी तुम्हारे स्टेट में चेंज होता है, तब क्या होता है, तुम्हारा यूज इफेक्ट कॉल होता है. तो यूज इफेक्ट के अंदर हम लोग तीनों बिहेवियर्स रिप्लिकेट कर सकते हैं. एक, अगर मतलब अगर तुमने काउंटर डालो या ना डालो, तुम लोग ने अगर यूज इफेक्ट नॉर्मली लिखा और उसको डिपेंडेंसी एरे डाला, अगर वो डिपेंडेंसी एरे ब्लैंक रहा तो इट विल एक्ट एज अ कंपोनेंट डिड माउंट. और उसके अंदर अगर अपन ने एक स्टेट वेरिएबल दिया कि जब भी ये स्टेट वेरिएबल चेंज हो जाए, तब तब ये पर्टिकुलर यूज इफेक्ट कॉल करना चाहिए तुमको, तो तब तब इन्हें क्या करेगा, वो कॉल करेगा. और अगर तुमको कंपोनेंट विल अनमाउंट का बिहेवियर रिप्लिकेट करना है, तो यूज इफेक्ट के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट विद एरो फंक्शन डालेंगे, तो इट विल बिहेव लाइक अ कंपोनेंट विल अनमाउंट. जो भी कंपोनेंट विल अनमाउंट हमने क्लास कंपोनेंट में लिखा था, वो सेम हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज इफेक्ट के रिटर्न स्टेटमेंट में तुम लोग ये लिख सकते हो. समझ में आ रहा है? कोई क्वेश्चन किसी को? एनी क्वेश्चंस? ये देखो अनमाउंटिंग कॉल हुआ. कोई क्वेश्चन? ठीक है. तो खैर, इसको वापस अपन यूज इफेक्ट को और अच्छी तरीके से देखेंगे. हाँ, अपन कहाँ थे अभी तक? अपन ने क्या देखा था? तो अपन ने यहाँ पे क्विक स्टार्ट कर दिया था. JSX क्या है अपने को पता है. कंडीशनल रीरेंडरिंग, कंडीशनल रीरेंडरिंग भी तुम लोग कर सकते हो. हम लूप responding to an event on click, updating the screen. अपन टिकटॉक का ये गेम बनाएंगे. ठीक है. अभी बनाना है या बाद में बनाना है? स्टेप बाय स्टेप हम लोग ये टिकटॉक का गेम बनाएंगे.
तुम लोग ने भी अगर ये स्टेप बाय स्टेप पढ़ा ना, तुम लोग भी गेम बना सकते हो। सब लोग पढ़ के देखो ये, मतलब इन लोग ने ये देखो, यू विल बिल्ड अ स्मॉल टिकटॉक टॉक गेम ड्यूरिंग दिस ट्यूटोरियल। दिस ट्यूटोरियल डज नॉट assume any existing React knowledge. The technique you will use in this tutorial are fundamental to building the React app, and fully understanding it will give you a deep understanding of the React. This tutorial is designed for the people who prefer to learn by doing and want to quickly try making something tangible. If you prefer learning each step by step, start with describing the UI. The tutorial is divided into several parts. Steps for the tutorial, overview, completing the game, adding the time travel. खैर ठीक है, ये तो एक है ही। नहीं तो अपन यहाँ से देखो, तुम लोग यहाँ पर रिएक्ट क्या है? रिएक्ट इज द जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर रेंडरिंग user interface. User interface, UI, is built from small units like button, text, images. React lets you combine them into reusable nested components. मतलब reusable components में बदलने में React help करता है. From website to phone apps, everything on the screen can be broken down into components. In this chapter, you will learn to create and customize and conditionally display React component. ठीक है, ये तीन चीजें अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो पहला कंपोनेंट बनाते हैं यहाँ पे। तो अभी तो ये सब बंद कर देते हैं। इसको वापस मैं एक को कॉपी करता हूँ, और ये पुराने वाले का नाम, या फिर ये कॉपी करना, मतलब पुराने वाले को वैसे ही रखता हूँ। ये अपन फंक्शन कंपोनेंट लाइफ साइकिल, ठीक है, एक क्लास देखे थे फंक्शन। अभी अपन क्या करेंगे, ये सब डिव, ठीक है, वो बाद में हटाएंगे। ये सब हटा देते हैं यहाँ से। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये नहीं लगेंगे, ये सबको कमेंट कर दिया मैंने। एक अपन न्यू कंपोनेंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रो प्रोफाइल डॉट जेएस। ठीक है, हाँ, फंक्शन, फिर नाम क्या रहेंगे, प्रोफाइल। जनरली फाइल का नाम और कंपोनेंट का नाम सेम रहता। हाँ, और फिर रिटर्न, इसमें रिटर्न क्या करता है वो। तो अपन क्या कर रहे हैं, एक इमेज टैग बना ले। ठीक है, एक इमेज ले लेते हैं। ठीक है, एक इमेज टैग ले लिया मैंने। इसके अंदर एक ऐसी ही ऐसा सी ले लिया मैंने, जो कि इंटरनेट से मेरे को कोई फोटो ला के रखूंगा यहाँ पे, और उसको अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे दिया अपन ने, कुछ तो भी वो साइंटिस्ट का नाम। ठीक है, अब इसको मेरे को अपने ऐप कंपोनेंट में यूज करने का तो क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और कंपोनेंट का नाम। ऐप कंपोनेंट में यूज करने का तो ये बाकी सब चीजें निकाल देता हूँ, हेडर रखते हैं, ये सब निकाल देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, ये हेडर के अंदर अभी अपन क्या करते हैं, प्रोफाइल कंपोनेंट कॉल करते हैं। कैसे कॉल करते हैं, ये इस तरीके से डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, टैग बना देते हैं उसका। तो क्या हो जाता है, वो प्रोफाइल कंपोनेंट कॉल हो जाता है। अभी अपने पेज पे देखेंगे अपना क्या हुआ, ये देखो, वो साइंटिस्ट की इमेज फोटो आ गई।
मेरे को 5 साइंटिस्ट है मेरे पास तो। हम्म? तो अपन ने क्या करे, रीयूजेबल कंपोनेंट बनाए। ये प्रोफाइल को मैंने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लिख दिया, तो 5 क्या हो जाएंगे अब, 5 प्रोफाइल्स उनको दिख देंगे। ये है। तो हम लोग ने अभी क्या किया, सिर्फ एक सिंपल सा इमेज टैग लेके एक ऐसा प्रोफाइल बनाया जिसको हम लोग यहाँ पे रीयूज कर रहे हैं। तो एक बार बनाओ कंपोनेंट और 10 बार यूज करो उसको। कोई क्वेश्चन किसी को, करके देखो सब लोग ये। हाँ वो देखेंगे अपन। तो उस केस में क्या होता है, अगर तुम्हारे पास, वैसे तो एक फाइल में एक ही कंपोनेंट रखना तुमने, लेकिन तुम रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे पास एक और है फंक्शन अवतार बोलकर, इज इक्वल, और ये कंपोनेंट है रिटर्न, और ये नहीं कैसे सिंपल डिव कर रहा है रिटर्न। ठीक है, फाइल लिखा हुआ है। अब मेरे को अवतार को भी करना है और उसको भी करना है। तो जनरली क्या करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं लिखते हैं। अम, इसमें शायद ना एक्सपोर्ट्स लिखते हैं, और एक्सपोर्ट लिखते हैं, और नाम देते हैं एक, जैसा कि प्रोफाइल और अवतार को क्या नाम देंगे, यूजर, यूजर डिटेल्स बोल के कोई तो भी नाम देते हैं, और उसको इज इक्वल्स टू करके अपन क्या करते हैं, इनको करली ब्रैकेट में डाल के, और इसको ना एक कांस्टेंट बनाते हैं, एक्सपोर्ट कांस्टेंट, और यू प्रोफाइल और कॉमा अवतार, ऐसे ये दो चीजें अभी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे डिफॉल्ट तो लिखा नहीं तुमने, तो डिफॉल्ट नहीं लिखा तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाता है कि यहाँ पे अब प्रोफाइल जो है तुमको ऐसा करली ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। जब तुमने डिफॉल्ट नहीं लिखा ना, तो तुमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे प्रोफाइल ऐसा करली ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। ठीक है, ये आएगा, जब आएगा तो अपने को देखेंगे, लेकिन हाँ वही, वो यूजर डिटेल डालना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अपन करेंगे इसको, पॉसिबल है ये। अभी के लिए तुम लोग एक्सपोर्ट, इसको चेंज नहीं करते, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और मैं अभी प्रोफाइल एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, वो पढ़ेंगे आगे, है उसका कॉन्सेप्ट। अगर डिफॉल्ट लिख रहे हैं तो करली ब्रैकेट में ही डालेंगे, इसके आगे ही वो उसका कॉन्सेप्ट चढ़ाएगा, तब देखेंगे। ठीक है, तो इतना करो सब लोग अपने अपने सिस्टम पर।
हो गया सबका? चलो, तो इस तरीके से हम लोग React application are built from isolated pieces of UI called as component. Components क्या है? एक अलग एंटिटी है। तुम एक बार कंपोनेंट बना दो, जाके दूसरे प्रोजेक्ट में जाके वो कंपोनेंट को कॉपी कर लो और उसको यूज कर लो। मतलब एक ऐसे कंपोनेंट्स, आइसोलेटेड पीसेस ऑफ यूआई कंपोनेंट्स बना रहे हो तुम, जो तुम कहीं पर भी लेके जाकर कभी भी रीयूज कर सकते हो, ठीक है। और ये कंपोनेंट इज अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट यू कैन स्प्रिंकल विद मार्कअप, मार्कअप के साथ डाल सकते हो। मतलब मार्कअप बोले तो HTML। component can be as small as button, as large as entire page. Here gallery component re-rendering three profile components। यहाँ पे अपन ने क्या करें, गैलरी कंपोनेंट डालें, और वो गैलरी कंपोनेंट क्या कर रहा है, उसको सिर्फ हेडिंग दे दिया उसने यहाँ पे, अमेजिंग साइंटिस्ट बोलकर। तो अपन भी यहाँ पे अपने हेडर के अंदर यहाँ पे ऐसा H1 टैग डाल के हेडिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पे अमेजिंग साइंटिस्ट आ गए, और यहाँ पे साइंटिस्ट, 4-5 साइंटिस्ट है, ठीक है। तो हाँ, ये देखो तू जो बोल रहा था, इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग अ कंपोनेंट। अब उसने क्या किया, देखो, यू कैन डिक्लेयर मेनी कंपोनेंट इन वन फाइल, बट लार्ज फाइल कैन गेट डिफिकल्ट टू नेविगेट। टू सॉल्व दिस यू कैन एक्सपोर्ट अ कंपोनेंट into its own file and import that component from other file। मतलब तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, प्रोफाइल डॉट जेएस के अंदर तुम क्या कर रहे हो, प्रोफाइल कंपोनेंट को क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट। अभी हाँ, अपन ने ऐसा लिखा, तुम उसको ऐसे भी शॉर्टकट में भी लिख सकते हो। यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल की जगह डायरेक्टली तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और प्रोफाइल। अब यहाँ लिखा तो ये निकाल सकते हो तुम। समझ में आ रहा है क्या? वही हो रहा ना, एक वेरिएबल के थ्रू ले रहे हो तुम, या फिर डायरेक्टली लिख रहे हो तुम यहाँ पे। ये शॉर्टकट तरीके है। पहले अपन ने ऐसा लिखे थे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल, अब प्रोफाइल यहाँ पे था। अभी अपन क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट तरीका ऐसा भी है, एक ही कंपोनेंट है तुम्हारा, तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल। तुम एक ही फाइल में भी लिख सकते हो, हाँ, कोई प्रॉब्लम में नहीं है। मतलब अगर ये फंक्शन अगर तुमको अलग फाइल में नहीं लिखना है, तो तुम ये ऐप कंपोनेंट के अंदर ही लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जरूरत है क्या? यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तुम इसको कमेंट आउट कर सकते हो, और फिर तब भी तुम्हारा नॉर्मल चलेगा। लेकिन एक ही फाइल में 10 हजारों कंपोनेंट डालना इज नॉट एडवाइजेबल। वो कर ही नहीं सकते हो तुम। तो हमेशा हमेशा एक अलग 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 बनाना, अलग अलग बनाना इसको, ठीक है। तो यहाँ पे, यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, ये प्रोफाइल कंपोनेंट को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिख के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और अपने को जहां पे उसको यूज करना है, वहां पे अपन क्या कर रहे हैं, जाके इंपोर्ट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जाकर इंपोर्ट कर रहे हैं। किसी को कोई क्वेश्चन? सब लोग ये ट्राई करो अपने अपने सिस्टम पर। इमेज की जगह तुम तुम्हारी इमेज भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी को कोई क्वेश्चन?
हाँ बोलो धरो। सर फिर अपन मल्टीपल कंपोनेंट्स कैसे ये करते हैं इंपोर्ट? हाँ मल्टीपल कंपोनेंट्स कैसे करेंगे? मतलब अभी वो प्रोफाइल डॉट जेएस में अपन ने दो फंक्शन कंपोनेंट बनाए, तो फिर उनको इधर कैसे इंपोर्ट करेंगे? हाँ आ रहा है ना, वो आ रहा है ना, रुकना बताता हूँ। पहले ये हो गया क्या, समझ में आ गया क्या? यस। हम्म, ठीक। तो अभी अपन ने इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंपोनेंट देख रहा था। यहाँ पे देखो गैलरी डॉट जीएस बनाया है इन्होंने, मतलब अपन अभी के लिए गैलरी डॉट जीएस को अपन क्या समझ रहे, ऐप डॉट जीएस समझ रहे हैं हमारा। और एक प्रोफाइल डॉट जीएस बनाया है उन्होंने, और उसमें इमेज का यूआरएल चेंज कर दिया। ठीक है। तो पहले इसने यहाँ पर ही डाल दिया था सब। फिर मेक अ न्यू जेएस फाइल, पुट इट इन एंड देन एक्सपोर्ट इट। ठीक है, इसने ये किया। फिर इसने ये किया, फिर इंपोर्ट किया। एक कॉन्सेप्ट है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट। ओके, एक कॉन्सेप्ट है अपन अभी तक जो कर रहे हैं उसका क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कब यूज करते हैं हम लोग? हाँ हाँ, सिर्फ एक ही सिंगल कंपोनेंट रहा तो अपन क्या यूज करते, डिफॉल्ट यूज करते। जनरली क्या रहा तो, एक ही रहा तो तुम लोग क्या यूज करते हो, डिफॉल्ट यूज करते हो। अब अगर मल्टीपल रहा तो क्या, तो उसको क्या बोलते हैं, नेम्ड एक्सपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेम्ड एक्सपोर्ट बोलते हैं। एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग मल्टीपल कंपोनेंट फ्रॉम द सेम फाइल। अभी तेरे पास यहाँ पे एक्सपोर्ट फंक्शन भी है, तो हर फंक्शन से पहले एक्सपोर्ट लिख देंगे तुम लोग, तो हो जाएगा। A file can have only one export, but it can have numerous named export. To reduce the product combination between names, some teams choose to only stick with one style, default or name, or avoid mixing them in a single file. It's the matter of preference. Do what works best for you. जनरली टीम्स में ना डिफॉल्ट एक्सपोर्ट ही यूज होता है, मल्टीपल कोई करता नहीं है। लेकिन अगर करना पड़ा तो क्या है, तो ये है करना पड़ा तो करना पड़ा तो यहाँ पे ऊपर वाला एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, मतलब एक ही डिफॉल्ट हो सकता है। और दूसरे में क्या करता हूँ मैं, एक्सपोर्ट लिखता हूँ, और क्या लिखता हूँ मैं, फंक्शन। फिर मैं अवतार कंपोनेंट मेरा, और मैं क्या करता हूँ इसको, रिटर्न, रिटर्न डिव, और ये डिव में अवतार कंपोनेंट। तो इस तरीके से अभी अपन ने क्या करे, अवतार को एक्सपोर्ट कर दिए। तो अभी यहाँ पे या तो तुम ये प्रोफाइल के अंदर, अभी ये सेम दोनों भी प्रोफाइल फाइल से है, तो तुम क्या कर सकते हो, इंपोर्ट। अभी लेकिन जो नेम्ड एक्सपोर्ट रहते ना, उनको क्या करना पड़ता, करली ब्रैकेट के अंदर लेना पड़ता। जो नेम रहते, जो डिफॉल्ट रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, डायरेक्टली एक्सेसिबल हो जाते हैं। लेकिन जो नेम्ड रहते हैं वो क्या होते हैं, सेम फाइल का नाम ही दे रहा हूं मैं, खाली मैं इसको नेम्ड के अंदर क्या कर रहे हैं, करली ब्रैकेट डाल रहे हैं। जैसा कि तुमने रिएक्ट के अंदर देखा होगा, अपन जब रिएक्ट यूज करते थे तो अगर इंपोर्ट कर रहे थे अपन रिएक्ट खाली लिखते, तो रिएक्ट क्या है, रिएक्ट बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट है, बराबर। समझ में आ रहा है क्या, डिफॉल्ट इंपोर्ट है। अब रिएक्ट के अंदर अगर मेरे को यूज इफेक्ट चाहिए,
तो मैं कॉमा करके क्या करता, ऐसा कर्ली ब्रैकेट में यूज यूज स्टेट करता, बराबर। तो ये रिएक्ट के अंदर यूज स्टेट क्या हो गया, नेम्ड एक्सपोर्ट हो गया वो, बराबर। यहाँ पे नेम्ड इंपोर्ट कर रहे हैं अपन। वैसे ही मैंने अभी यहाँ पे प्रोफाइल डॉट जेएस के अंदर सिर्फ सिर्फ एक्सपोर्ट लिखा और अवतार नाम लिखा, तो देखो ये नेम्ड अवतार है। और मैं अवतार को यहाँ पे ला लेता हूँ, यहाँ पे यूज कर लेता हूँ अवतार कंपोनेंट, और इसको बंद कर दिया मैंने तुरंत ही। तो इस तरीके से, तो अब अभी दो दो लाइन लिखने की जरूरत नहीं है अगर सिर्फ प्रोफाइल के अंदर ही है। तो जैसा अपन रिएक्ट में ऊपर यूज स्टेट के लिए लिखे थे, वैसे जिसको क्या कर सकते हैं, प्रोफाइल कॉमा ऐसा लिख सकते हैं अपन, ठीक है। डिफॉल्ट एक ही हो सकता है, मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट हो सकते हैं। अवतार 2 कॉमा अवतार 2 आ गया यहाँ पे, समझ में आ रहा है क्या। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एक ही हो सकता है, मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट हो सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नेम्ड एक्सपोर्ट वर्सेस डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। समझ में आ रहा है क्या, कोई क्वेश्चन इसमें, किसी को कोई क्वेश्चन। एक तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक ही लिख सकते हैं तुम, एक तो तुम सबको सबको नेम्ड एक्सपोर्ट बना सकते हैं, या तो तुम्हारा मिक्स भी हो सकता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे, नेम्ड। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट क्या हो सकता है, सिर्फ एक ही हो सकता है। तो अभी यहाँ पे अपन ने दोनों भी एग्जांपल देखा, मतलब अगर तुमको ये प्रोफाइल को भी एक्सपोर्ट ही करना है, डिफॉल्ट नहीं करना है, तो क्या चेंज होगा, हाँ यहाँ पे तो ठीक हो गया वो, इंपोर्ट में क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर ये प्रोफाइल को क्या करना पड़ेगा, अभी ऐसा नहीं लिख सकता मैं, अभी इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर जो भी नेम्ड एक्सपोर्ट है उनको क्या करना पड़ता है, करली ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या, और शायद मैं ना, मेरा जो सिंटेक्स है ना वैसे भी लिख सकता हूँ मैं, एक्सपोर्ट प्रोफाइल कॉमा कॉमा अवतार 2, शायद मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे बार बार एक्सपोर्ट लिखने की तुमको जरूरत नहीं है, मतलब अलग लाइन में लिखना है तुमको, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, अपन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिख रहे थे ना पहले, ये और अगर प्रोफाइल को डिफॉल्ट में करना है तो इसको यहाँ से निकाल देना, और यहाँ पे क्या लिखना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट और ये प्रोफाइल, और बाकी सब नॉर्मल एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट। ऊपर से लिखना है तो भी अच्छा है, अलग नीचे जाके लिखना है तो भी सेम ही है। हाँ बोलो भाईजान। हेलो। सर ये एक बार रिपीट करना सर। हाँ हाँ, इसमें क्या नहीं समझ में आया, सर ये इंपोर्ट जब अपन कर रहे हैं तो ये प्रोफाइल अवतार और अवतार 2 हम्म हम्म यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे ये फाइल में डायरेक्टली अभी प्रोफाइल बोल के अपन यूज कर सकते हैं एज अ कंपोनेंट, नहीं तो नहीं यूज कर सकते थे, बराबर। मतलब जब हम लोग 2 से 3 फाइला बना दे रहे हैं, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट में अपन ने सीएसएस के 3-4 फाइला बनाए थे, तो उनको कहाँ लिखना पड़ता था,
मेरे एक HTML फाइल के अंदर 3 CSS फाइल को लिंक करना है, तो क्या करता था मैं? हाँ, एचरेफ डालते थे, एचरेफ। लिंक टैग यूज करके href डालता था मैं, बराबर। वैसे वही छोड़ा ना, मतलब मैं वो फाइल को अलग लिख रहा, लेकिन वो अपने 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 HTML फाइल को बताना पड़ेगा ना कि कौन सी फाइल CSS की मैं यूज कर रहा। वैसे मैं एक प्रोफाइल कंपोनेंट बना रहा हूँ, लेकिन उसको अलग JS फाइल में बना रहा हूँ। तो अब ये JS फाइल से ये JS फाइल में, app.js फाइल में मेरे को वो कोड यूज करना है, या फिर वो उसका फंक्शन जो भी मैंने लिखा उसको यूज करना है। तो मेरे को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दो कॉन्सेप्ट है। यहां से तुम लोगों को वो पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। यहां से वो पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि तुम यहाँ पे इंपोर्ट कर सको। दो तरीके के एक्सपोर्ट और इंपोर्टिंग होती है रिएक्ट के अंदर, या फिर नोड.js या रिएक्ट या जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये सब जगह सेम कॉन्सेप्ट ही है। एक तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और दूसरा है नेम्ड एक्सपोर्ट। एक क्या है? डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। दो टाइप के एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट होते हैं, एक तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और एक होता है नेम्ड एक्सपोर्ट। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट बोले तो सिर्फ तुम्हारे पास एक ही कंपोनेंट है तुम्हारे दूसरे जावास्क्रिप्ट की फाइल में, तुम्हारे पास ये बाकी कुछ भी नहीं है। तो जनरली तुमने क्या करना, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट यूज करना। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट यूज करने का तरीका है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखना और प्रोफाइल का नाम लिखना। या तो ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, ये इसको एक्सपोर्ट, इसको क्या कर सकते हो तुम, फंक्शन से पहले भी डायरेक्टली एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिख सकते हो और ये नीचे का कमेंट आउट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ये अलग अलग तरीका है, दो तरीके, या तो ऊपर ही नाम लिख दो, या फिर ऊपर नाम नहीं लिख रहे हो तो सबसे लास्ट लाइन में तुम लोग एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल लिख दो। दोनों में से एक कैसा भी चलेगा, ठीक है। जनरली प्रेफर्ड वे है ऐसा नीचे लिखना। ये देखो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप कैसे लिखा उन्होंने, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल अपन ने वैसे लिखा। इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये प्रोफाइल को इधर यूज करना है मेरे को, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट इंपोर्ट प्रोफाइल, और ये नाम सेम रहना, इंपोर्ट प्रोफाइल फ्रॉम .बैकस्लैश, मतलब ये फाइल का पाथ प्रोफाइल.js बाय .js बाय डिफॉल्ट रहता, या तो तुम .js लिख भी सकते, नहीं भी लिखे तो उन्हें ऑटोमेटिकली उसको समझ जाता है कि वो इसी फोल्डर के अंदर app.js जहाँ पे है उसी के बाजू में तुम लोगों को कहीं तो भी प्रोफाइल उसी के लाइन में डॉट बोले तो प्रोफाइल मिलेगा। तो उन्होंने क्या करा, वो प्रोफाइल यहाँ से इंपोर्ट कर, यहाँ ये फाइल में इंपोर्ट करे, ये फाइल में उन्होंने अपने को एक्सपोर्ट करा। ये हो गया डिफॉल्ट एक्सपोर्ट या फिर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट। और अगर अगर मेरे को नेम्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का है, नेम्ड बोले तो अगर मल्टीपल मल्टीपल अगर तुम्हारे पास फंक्शंस है, मल्टीपल कंपोनेंट्स है तुम्हारे पास, और मल्टीपल कंपोनेंट्स को तुम लोगों को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल फंक्शंस है या मल्टीपल कंपोनेंट्स है तुम्हारे पास, उसको एक्सपोर्ट करना है, तो सब जगह तुम क्या करोगे, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट लिखोगे। और अगर तुम यहाँ पे ऐसा एक्सपोर्ट 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 तीन को लिखते हो, तीन कंपोनेंट को लिखते हो, मतलब तुम यहाँ पे नेम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हो, इसको नेम्ड एक्सपोर्ट करते हैं। और इसको अगर नेम्ड एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट में तो चेंज आएगा ही चाहेगा, इंपोर्ट के टाइम पे अब तुमको प्रोफाइल डायरेक्टली ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, या तो एरर दे देगा उन्हें। उसको अभी करली ब्रैकेट के अंदर लेना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा, अवतार को लेना पड़ेगा, और अवतार 2 को अगर तुम यूज कर रहे हो उसको, तो उसको भी इंपोर्ट कर सकते हो। तो अभी चल गया मेरा कोड। क्यों चला? क्योंकि मैंने नेम्ड इंपोर्ट यूज करा। नेम्ड इंपोर्ट यूज करा बोले तो यहाँ पे मेरे को करली ब्रैकेट डालना पड़ा, बराबर। ऐसा भी कर सकता हूं मैं, क्योंकि एक ना एक डिफॉल्ट रहता, बराबर, एक ना एक डिफॉल्ट लिख सकते हैं अपन। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे ऊपर वाले प्रोफाइल को क्या कर सकता हूँ, डिफॉल्ट बोल सकता हूँ। तो अब मैंने ऊपर डिफॉल्ट बोला तो देखो ये app.js मिल नहीं रहा उसको। क्यों नहीं मिल रहा? बोल रहा है इंपोर्टेड एज प्रोफाइल, एक्सपोर्टेड पॉसिबल एक्सपोर्ट, तो ये नहीं मिल रहा उसको। क्यों नहीं मिल रहा प्रोफाइल?
क्योंकि इन्होंने डिफॉल्ट डाल दिया अपन ने, तो डिफॉल्ट अगर रहा तो यहाँ पे करली ब्रैकेट नहीं रहता, डिफॉल्ट रहा तो डायरेक्टली नाम यूज होता है, तो डिफॉल्ट के लिए ऐसा अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तुम मल्टीपल कंपोनेंट को इंपोर्ट कर सकते हो। तुम ये एक लाइन में लिख दिया अपन ने, तुम इसको अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं। पहले प्रोफाइल को इंपोर्ट करो, बाद में इंपोर्ट, अगर मेरे को अवतार को इंपोर्ट करना है तो डायरेक्ट अवतार लिखूं कैसा? हाँ, नहीं, उसको राउंड ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, एक और इंपोर्ट करो। इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल सेम फाइल है तो तुमको ऐसा लिखने की जरूरत है क्या? तुमको ऐसा लिखने की जरूरत है क्या? सेम फाइल है तो उन्हें खुद सजेशन दे रहा है, भाई ऊपर तूने डुप्लीकेट प्रोफाइल ऑलरेडी तूने डाल रहा, तो इधर की जगह ड्राई प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा ना सर, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। हाँ, मतलब डू नॉट रिसीव योरसेल्फ का नहीं है, लेकिन हाँ बोल सकते हो तुम एक तरीके से, लेकिन यहाँ पे तुम लोग डाल सकते हो। ये अलग इंपोर्ट करने का तरीका है ये। तुम ये एक सेम फाइल में बार बार सेम फाइल से अगर तुम वो चीज को ले रहे हो तो तुमको यहाँ पे ड्राई प्रिंसिपल बोले तो डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, हाँ काइंड ऑफ है वो भी, लेकिन डुप्लीकेट कोड के केस में ड्राई प्रिंसिपल आता है। तो ये एक ही लाइन में जब पॉसिबल है, लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बेटर है कि एक लाइन में तुम लोग इसको डाल सकते हो। किसी को कोई क्वेश्चन ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में? तुम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट लिखना हर एक कंपोनेंट के साथ या फंक्शन के साथ तुम्हारा जान पे आ रहा है, तो तुम लोग एक्सपोर्ट सबसे नीचे लिखो, सबसे नीचे एक्सपोर्ट लिख दो, जैसा कि यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डाल दो, और यहाँ पे एक्सपोर्ट अवतार वगैरह को मतलब नेम्ड एक्सपोर्ट को एक्सपोर्ट लिखने का और करली ब्रैकेट डालने का, और उसके अंदर जितने तुम्हारे नेम्ड एक्सपोर्ट है उतने आ सकते हैं। और अगर तुमको प्रोफाइल को डिफॉल्ट करना है तो डिफॉल्ट करना है, नहीं तो अगर प्रोफाइल को भी नेम्ड नेम्ड इंपोर्ट कर देना है तुमको, तो प्रोफाइल को भी तुमको यहाँ पे एक्सपोर्ट के साथ यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो ये अब पूरे के पूरे तीनों भी क्या हो गए तुम्हारे? नेम्ड इंपोर्ट हो गए। अभी नेम्ड इंपोर्ट हो गए तो ये जो प्रोफाइल बाहर है ये क्या हो जाएगा? अब करली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। तो मिक्सचर भी कर सकते अकॉर्डिंग टू द नीड, कम से कम हर कोई एक डिफॉल्ट कंपोनेंट रखता ही है, एक डिफॉल्ट कंपोनेंट रखता ही है। तो अपन ये सिंटैक्स से जाएंगे, तो इसमें अभी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट भी है और नेम्ड एक्सपोर्ट भी है। कोई क्वेश्चन और किसी को? सब लोग ट्राई करके देख लो अपने अपने सिस्टम पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से अपने अपने सिस्टम पे ट्राई करके देख लो।
करके देख लो सब लोग, नेम्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट और नॉर्मल एक्सपोर्ट इंपोर्ट। हाँ भाई, मैं बयान बोल रहा हूँ, कहाँ है तू? हाँ ये इधर ही रखे है क्लास में। देखो कि नहीं, अब लग गए होंगे, वो है, देख ले। हाँ देखना पड़ेगा, लेके गई कि नहीं है पता नहीं, देख ले एक बार जाके आ रहा ऊपर ही हाँ। यस, तो बोलो आगे, चले आगे। तो इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग समझ में आ गया? किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? ये चैलेंजेस भी ट्राई करो तुम लोग। ठीक है, तो राइटिंग मार्कअप विद JSX। JSX अभी अपन क्या कर रहे हैं, अभी भी अपन जो यूज कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? अपन क्या यूज कर रहे हैं? JSX यूज कर रहे हैं। तो JSX के अंदर यहाँ पे वो एक कॉन्सेप्ट बता रहा है कि तुम्हारे अवतार कंपोनेंट में कंसीडर करो कि एक इमेज भी है, मतलब ये मैं ये निकाल देता हूँ मैं, ये दोनों बाकी के तुमको समझने के लिए डाल दिया था। नेम्ड एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, ये कभी कभी इंटरव्यूअर पूछता, हाँ कैसे करते तुम, नेम्ड एक्सपोर्ट क्या रहता है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट क्या रहता है, ये पूछता है। अब हाँ भाई, हेलो, नीचे चूंगी रे चाबी, चाबी भी नीचे चूंगी हो रूम में, ले ले। तो अगर मेरे पास यहाँ पे एक इमेज टैग भी है मेरे पास, और फिर बाद में मेरे पास एक लाइन से ज्यादा अगर रिटर्न में हुआ तो राउंड ब्रैकेट डालना पड़ता, और अगर मैंने यहाँ पे इमेज टैग भी है मेरे पास, और एक इसके ऊपर समझ लो एक LI टैग भी है या UL टैग भी है मेरे पास, और वो UL के अंदर कुछ तो भी LI टैग भी है मेरे पास, कुछ तो भी फ्रूट्स वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो ये जो JSX में है, अगर मल्टीपल टैग्स है तुम्हारे पास तो ऐसे चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे। JSX मार्कअप के वास्ते हमेशा एक, या तो div के साथ तुम इसको एनक्लोज करना पड़ता है तुमको इसको, या तो div के साथ एनक्लोज करना पड़ता है, या तो फ्रैगमेंट टैग के साथ तुमको JSX को रिटर्न करना पड़ता है। तो जब भी तुम ऐसे 2 से 3, एक इमेज टैग एक UL टैग हो गया, या तो इसको div के थ्रू रैप करना पड़ता है, या तो div के थ्रू रैप करना पड़ता है, ये दोनों को div के अंदर डालना पड़ता है, या तो ये कर सकते हो तुम, तो ये देखो अभी एरर नहीं देगा, या तो फिर फ्रैगमेंट के थ्रू कर सकते हो। अगर तुम्हारा शॉर्टकट फॉर्मूला है फ्रैगमेंट का ऐसा, नहीं तो तुम लोग अगर फ्रैगमेंट को एक्चुअल में यूज करना है तो ऐसा रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट कंपोनेंट भी, रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट कंपोनेंट ऐसा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये एरर इसीलिए मार रहा है क्योंकि तुम अब ऊपर इंपोर्ट रिएक्ट, तो हम रिएक्ट करना पड़ेगा। क्या हो गया इसको, और यहाँ पे एंडिंग मैंने स्टार्टिंग में डालना होता है, वो कलर डाला। तो इस तरीके से तुम लोग इंपोर्ट रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट लिख सकते हो, या रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट नहीं लिखना है, मतलब शॉर्टकट तरीका है
कि तुम इसको ब्लैंक कर दो, तो भी ये इंटरनली इन्हें क्या कंसीडर करेगा, रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट कंसीडर करेगा, या तो फिर तुम एक डिव डाल दो, या तो एक डिव डाल दो, तो JSX तुम्हारा एरर नहीं मारेगा, एरर नहीं मारेगा। यही वो बताना चाह रहा है अपने इस कॉन्सेप्ट में, राइटिंग मार्कअप विद JS। तो in React component in JavaScript function that may contain some markup, the React renders into browser. React component use a syntax extension called JSX to represent the markup. JSX looks a lot like HTML, but it is a bit stricter है, and can display dynamic information. If you paste the existing HTML markup into the HTML component, it won't work. मतलब उसने कहीं से तुम्हें उठाया और ये रिटर्न के अंदर डाल दिया, तो ये चल रहा क्या, नहीं चल रहा। इसका सोल्यूशन क्या है कि उन्हें बोलता है मस्ट बी wrapped in the enclosing tag। तो एनक्लोजिंग टैग के वास्ते अपने को क्या करना पड़ता है, ये सेम चीज को एक ऐसा फ्रैगमेंट के अंदर उन्होंने डाल दिया। तो इस तरीके से तुम उसको फ्रैगमेंट के अंदर डाल सकते हो। और दूसरा है, अगर तुम्हारे पास कोई वेरिएबल्स है, अगर तुम्हारे पास कोई वेरिएबल्स है, जैसा कि अभी ये सेम अवतार कंपोनेंट, सॉरी ये प्रोफाइल कंपोनेंट, और तुम्हारे पास एक पर्सन वेरिएबल है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको मैं टू डू लिस्ट नहीं बोल रहा हूं, मैं इसको प्रोफाइल ही बोल रहा हूं, और ये ऊपर ही लिख दिया तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो अभी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है पर्सन, पर्सन डॉट नेम में वो बंदी का नाम है, जो भी बंदी का इंफॉर्मेशन है उसका URL है। तो इसको टू डू कंपोनेंट भी बोल सकते हैं या फिर कुछ, ठीक है ना। अभी मैंने प्रोफाइल कंपोनेंट बोल दिया उसको, उसके अंदर थीम के अंदर बैकग्राउंड कलर और उसका कलर के अंदर कलर है। तो देखो उसने क्या किया, एक डिव लिया, डिव के अंदर उसने पर्सन डॉट थीम लिया, तो थीम लिया तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड कलर और कलर पिंक हो गया। और फिर एक H1 टैग के अंदर, तो करली ब्रैकेट के थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स को अपन क्या कर रहे हैं, HTML के अंदर डाल रहे हैं। तो कैसा करेंगे, हाँ, अगर ये नॉर्मल ये एक सिंपल कंपोनेंट होता, तो यहाँ पे अपन नाम क्या लिखते, यहाँ पे एक नाम अगर है तो ये नाम था, समझ लो यहाँ पे ये नाम था। अब ये नाम अपने को अपन तुम ये नाम यहाँ पर H1 टैग के अंदर डाल दिए, और ये स्टाइल के अंदर अपन ने क्या कर दिए, जनरली जो स्टाइल लिखना होता है तुम्हारे किसके अंदर, हमारे रिएक्ट के अंदर अगर स्टाइल लिखना होता है तो डिव को मैं स्टाइल लिख रहा हूँ करली ब्रैकेट। अब ये करली ब्रैकेट में और एक ऑब्जेक्ट डालना होता है तुमको, और फिर बाद में अपन क्या लिख सकते हैं, बैकग्राउंड कोलन वाइट, समझ लो, समझ में आ रहा है। कॉमा करके तुम उसका कलर, उसका टेक्स्ट का कलर समझ लो, कलर समझ लो, उसने दे दिया पिंक, हाँ, या तो एक्सटर्नल में डाल दो और क्लास बना के क्लास नेम डाल दो यहाँ पे। अगर किसी को इंटरनल में लिखना है तो ऐसा लिखना पड़ेगा, बराबर। अब उन्होंने क्या करा, ये पर अभी देखो ये तो नॉर्मल है, बिना पर्सन ऑब्जेक्ट यूज करे। अभी अपन ने क्या किया कि डायरेक्टली अपन ने क्या किया, बैकग्राउंड कलर और कलर ऐसा स्टाइल टैग के अंदर इस तरीके से डाला जाता है, इस तरीके से डाला जाता है स्टाइल टैग के अंदर, अगर तुमको मालूम नहीं है तो अभी भी तो ये कंपोनेंट चल रहा है मेरा। अभी देखो क्या क्या डिस्प्ले हो रहा है मेरे ब्राउजर में, अवतार नहीं चाहिए मेरे को, अवतार निकाल देता हूँ। ये देखो ये पिंक हो गया, बैकग्राउंड उसका व्हाइट हो गया, और ये लिस्ट भी आ गई, बराबर। जितनी बार मैंने लिखा उतनी बार वो कंपोनेंट डिस्प्ले हो गया। बैकग्राउंड क्या हो गया, टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, पिंक।
तो इस तरीके से हमने क्या किया वो बंदे का, लेकिन ये सब हार्ड कोडेड है, ये बैकग्राउंड कलर ये वो सब हार्ड कोडेड है। अगर कोई सर्वर से ऑब्जेक्ट आ रहा और उसमें मिल रहा मेरे को तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली ये पर्सन डॉट डॉट थीम लिख सकता हूँ मैं, तो थीम आ जाएंगी। अब यहाँ पे H1 टैग के अंदर अब ये नेम अगर उधर से आ रहा होगा मेरे को, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे पहले मेरे को करली ब्रैकेट डालना पड़ेगा। करली ब्रैकेट के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स मैं HTML में डायनामिकली डाल सकता हूँ। पर्सन डॉट नेम लिखूंगा, यहाँ पर भी ये इमेज के जगह भी मैं क्या कर सकता हूँ, ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट इन्होंने हार्ड कोडेड कर दिया, इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, पर्सन डॉट नेम डाल सकता हूं मैं यहाँ पे, बराबर। तो इस तरीके से अब जो हार्ड कोडिंग थी ना वो मैंने निकाल दिया। अभी बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि थीम में बैकग्राउंड कलर ब्लैक है और कलर नॉर्मल पिंक है। और मैंने मल्टीपल टाइम्स क्यों आ रहा है, क्योंकि ये बहुत बार लिखा मैंने। समझ में आ रहा है? कोई क्वेश्चन किसी को? एक बार कंपोनेंट बनाओ, मल्टीपल बार लिखो, मल्टीपल बार डिस्प्ले होंगे। करके देखो ये। तो इसको क्या बोलेंगे, JSX के अंदर हमने क्या करा, अपना वेरिएबल्स के नाम या फिर JSX के अंदर हमने अपना इवन अपन यहाँ पे इमेज URL अगर ऊपर मिल रहा मेरे को, अगर मेरे को ये जो URL भी समझ लो, मेरे को URL इमेज का URL ऐसी कोई प्रॉपर्टी मिल रही मेरे को, सर्वर से आ रही है या फिर ऊपर है इमेज URL बोलकर मिल रहा है, तो मैं ये भी हार्ड कोडिंग हटा दे सकता हूँ बराबर यहाँ से। और इसको अगर मैंने यहाँ से हटा दिया और अगर यहाँ पर आ गई वो ऑब्जेक्ट के अंदर, तो अब मेरे को यहाँ पे SRC के अंदर ये डबल कोट्स हटा के क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट लिखना पड़ेगा और क्या लिखना पड़ेगा, पर्सन डॉट इमेज URL। तो ये भी सेम हो गया। अभी हार्ड कोडिंग मैंने बहुत कम कर दिया। ठीक है, इस तरीके से अपन ने, तो अभी भी चेंज नहीं हुआ, मतलब एकदम जैसा चल रहा है मेरा पेज वैसा मस्त चल रहा है। ये तो अभी एग्जाम्पल के लिए है, अंदर भी कर सकते हो तुम, लेकिन ये कॉमन है ना, अभी के एग्जाम्पल है ये। डिफाइन कहीं पे भी करो तुम, दोनों जगह लिख सकते हो, तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, सब पे डालो, फंक्शन के अंदर भी डाल सकते हो। बस इतना ही कि हर फंक्शन के वास्ते ये ऑब्जेक्ट बनेगा, और अगर ऊपर रहेंगे तो क्या होगा, एक ही बार डिफाइन होगा। अभी जैसे कि ये ऊपर है, तो ऊपर है तो ये कंपोनेंट भले ही कितने भी बार बन रहा होगा, यहाँ पे 5 बार कंपोनेंट बना, लेकिन वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा था, ऊपर का ग्लोबल, क्योंकि ये ऊपर लिख रहे बोले तो तुम क्या कर रहे, ये पर्सन ऑब्जेक्ट क्या है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, फंक्शन का है क्या ये। और अगर अपन इसको इसके अंदर डाल दे रहे तो ये क्या रहेगा, ग्लोबल रहेगा क्या, अभी इसका स्कोप क्या रहेगा, फंक्शन स्कोप रहेगा। और जितनी बार ये बनेगा उतनी बार ये प्रोफाइल उसके अंदर पर्सन 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 ऑब्जेक्ट बनेंगे, बराबर। कैसे भी लिख सकते हो अभी के लिए, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं या एग्जाम्पल है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है तुम ऊपर लिखो या नहीं नीचे लिखो, जनरली फंक्शन के अंदर लिखना चाहिए अगर ये वेरिएबल सिर्फ फंक्शन के अंदर यूज होने वाला है, तो कहीं और यूज नहीं हो रहा है तो। कोई क्वेश्चन किसी को, कि मार्कअप के अंदर, मार्कअप बोले तो HTML के अंदर कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड डाल सकते हैं, कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड डाल सकते हैं, HTML के अंदर कैसे डाल सकते हैं, करली ब्रैकेट के थ्रू
मैं क्या कर सकता हूँ, HTML के अंदर मेरा मेरा जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स के नाम, या फिर जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल के या फिर मेरे रिएक्ट का स्टेट वेरिएबल, या जो भी वेरिएबल्स रहते हैं मेरे रिएक्ट के, वो सब मैं क्या कर सकता हूँ, HTML के अंदर मैं डाल सकता हूँ। हो गया सभी का?
हाँ भाईजान, अच्छा अच्छा चलेगी, ठीक है ठीक है। वैसा हो गया है अपना अपन, ये मैं यही बोल रहा था कि अपन जो है जो रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ रहे हैं, रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन बोले तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन रिएक्ट जिसने बनाया है, रिएक्ट डेवलपर ने जो बनाया है, वहां से पढ़ रहे हैं। तुम लोग खुद भी पढ़ सकते हो स्टेप बाय स्टेप, कोई रिएक्ट का नॉलेज की जरूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप तुम लोग ये पढ़ते जाओगे, ये कॉन्सेप्ट नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर लर्न रिएक्ट, नेक्स्ट 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 करते जाओगे, तो तुम लोगों को रिएक्ट बहुत अच्छे से पता चलेगा। ये लोग बाय डूइंग, लर्न बाय डूइंग कर रहे हैं, लाइक लर्न बाय डूइंग बोले तो ये लोग ने हर एक कॉन्सेप्ट के लिए तुम्हारे लिए एग्जाम्पल दिए हैं। वो एग्जाम्पल तुम लोग खुद भी लिख के निकाल के कर सकते हो, बाद में नेक्स्ट बटन दबा के नेक्स्ट चैप्टर पे जा सकते हो। इस तरीके से तुम लोगों को स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ाया गया है, तो तुम लोग भी इसको यहाँ से पढ़ सकते हो स्टेप बाय स्टेप। हमेशा मैंने बोला है कि डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू पढ़ना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू बोले तो हर लैंग्वेज की, हर लैंग्वेज जो भी बनाता है, हर लाइब्रेरी कोई बनाता है, लैंग्वेज बनाता है, हर कोई उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाता है, उसके डॉक्स फोल्डर में जाके तुमको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने को मिलेगा। बूटस्ट्रैप पढ़ना है, कहाँ से पढ़ेंगे? बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ेंगे। bootstrap.com पे जाएंगे, bootstrap.com पे जाएंगे, उसके डॉक्स पे क्लिक करेंगे और उन्होंने गेटिंग स्टार्टेड और हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक लेआउट का कॉन्सेप्ट, हर चीज उन्हें तुम लोगों को बता के एग्जाम्पल्स के थ्रू दे देता है। तुमको बस कॉपी पेस्ट करना है और वो समझ के लेना है, और क्या हो रहा तो क्या चेंज हो रहा, क्या चेंज हो रहा तो क्या हो रहा, ये तुम लोगों को कभी कभी रट्टा मारना पड़ता है या फिर कभी कभी देख के लिखना होता है। तो इस तरीके से कोई भी चीज पढ़ना है तो उसके डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू पढ़ो। तो उसी तरीके से अब मैं तुम लोगों को रिएक्ट का डॉक्यूमेंटेशन कैसे पढ़ना वो भी दिखा रहा हूँ, और हम लोग अब यहाँ से रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ही आगे बढ़ेंगे। हम लोग यहाँ से स्टेप बाय स्टेप इसी डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आगे बढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन किसी को? ठीक है, इसके आगे का फिर कल करेंगे।